अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि है डेडलॉक प्रिवेंशन। अब इसमें क्या होता है कि जो 4 हमारी कंडीशंस हैं, हम उन एक-एक कंडीशन को देखेंगे और हर कंडीशन को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। अगर हमने किसी एक कंडीशन को भी गलत साबित कर दिया तो डेडलॉक नहीं बनेगा। तो हमारी पहली कंडीशन थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है? हमने अब इसको एलिमिनेट करना है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में हमने बात की थी कि रिसोर्सेज़ आर नॉट शेयरेबल, रिसोर्सेज़ को आप शेयरेबल नहीं बना सकते, रिसोर्सेज़ शेयरेबल नहीं हैं। एक वक़्त में एक प्रोसेस ही एक रिसोर्स को यूज़ कर सकता है, और ऐसा नहीं हो सकता कि 2 मुख्तलिफ प्रोसेसेस एक वक़्त में एक ही रिसोर्स को शेयर करें, ठीक है? अगर तो वो शेयर करने लग जाएँ, एक ही वक़्त में 2 प्रोसेसेस एक ही रिसोर्स को यूज़ करें, तो ज़ाहिर है फिर तो डेडलॉक बनेगा ही नहीं, ठीक है? डेडलॉक तो बन ही तब रहा है ना कि जब वो रिसोर्सेस पे लड़ाई हो रही है, कि एक प्रोसेस कहता है नहीं जी मुझे रिसोर्स चाहिए, दूसरा कहता है मुझे रिसोर्स चाहिए, ठीक है? बात समझ में आ रही है? सो अब इसको एलिमिनेट करना है, लेकिन इस कंडीशन को जो है एलिमिनेट करना मुश्किल है। इट इज़ डिफिकल्ट टू एलिमिनेट बिकॉज़ सम रिसोर्सेज़ सच एज़ टेप ड्राइव कह लें, ठीक है? या प्रिंटर्स कह लें, आर नॉन शेयरेबल, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ये बात कर ली कि बहुत सी ऐसी रिसोर्सेज़ हैं जिनको हम शेयर नहीं कर सकते, ठीक है? जस्ट लाइक आपकी एलसीडी स्क्रीन कर लें, ठीक है? ये जो मॉनिटर है आपका एलसीडी, ये शेयरेबल नहीं है। अच्छा, कीबोर्ड शेयरेबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 मुख्तलिफ प्रोसेसेस, पावर पॉइंट भी कह रहा हो कि मुझे कीबोर्ड चाहिए और मैं उसको उसी वक़्त में यूज़ करूँ, और जो ब्राउज़र है वो भी, ठीक है? तो आप जो भी टाइप करेंगे वो या तो ब्राउज़र में लिखा जाएगा और या पावर पॉइंट में लिखा जाएगा। समझ में आ रही है? तो ये सारी वो रिसोर्सेज़ हैं जो शेयरेबल नहीं होती। ठीक है? प्रिंटर भी जो है इट्स अ नॉन शेयरेबल डिवाइस। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग शायद कन्फ्यूज़ हो गए हो कि सर प्रिंटर तो हमने बचपन से पढ़ा है कि इट्स अ शेयरेबल डिवाइस, ठीक है? शेयरिंग के लिए ही तो यूज़ होता है। एक प्रिंटर होता है और बहुत से कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। तो अगर आज मैं आपको बताऊँ कि अगर कोई ये लाइन बोले कि प्रिंटर इज़ शेयरेबल, तो भी ठीक है, और अगर कोई बोले कि प्रिंटर इज़ नॉन शेयरेबल, ठीक है? नॉन शेयरेबल डिवाइस, तो भी ठीक है। अब ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, ठीक है? प्रिंटर शेयरेबल उस सूरत में है कि एक प्रिंटर लगाओ और मुख्तलिफ लोग जो है 5-10 कंप्यूटर, 20 कंप्यूटर जो हैं उस एक प्रिंटर से कनेक्टेड हों, तो ये हो गया शेयरेबल, ठीक है? ये तो क्लियर हो गया। प्रिंटर यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ नॉन शेयरेबल डिवाइस। उसका ये मतलब निकलता है कि एक वक़्त में वो एक जॉब या एक टास्क को परफ़ॉर्म कर रहा होता है। अगर मिसाल के तौर पे 2 बंदों ने एक ही टाइम पे प्रिंट का जो है कह दिया, मतलब ठीक है, कह दी प्रिंटर पे कुछ प्रिंट करना था, 2 अलग बंदों ने, ठीक है, अपने-अपने कंप्यूटर से उन्होंने प्रिंट की कमांड भेज दी, तो जो पहले होगी उसको वो सर्व करेगा, ठीक है? प्रिंटर जो है वो एफसीएफएस पे काम करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम करता है। तो जो पहली प्रिंट रिक्वेस्ट होगी उसके अकॉर्डिंगली वो उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर इमेजिन करें कि ऐसा होने लगे कि एक पेज एक बंदे का प्रिंट हो रहा हो और दूसरा पेज जो है वो दूसरे बंदे के डॉक्यूमेंट का। फिर पहले बंदे के एक पेज ठीक है प्रिंट हो जाए, फिर आप समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है? कंप्लीट एक जॉब जो है किसी एक बंदे ने, अगर पहले बंदे ने कहा है मिसाल 10 पेजेस का प्रिंट और दूसरे ने कहा है 5 पेजेस, तो ऐसा नहीं होगा कि एक पेज इसका निकलेगा और एक पेज दूसरे पेज उसका, ठीक है, बंदे का जो है आई मीन ठीक है प्रिंट होगा। तो ऐसे नहीं होता, ज़ाहिर है कंप्लीट जो एक जॉब है वो कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे जो शेयरिंग की बात हो रही है, ये बेसिकली प्रोसेसेस या टास्क्स के इक्विवेलेंट बात हो रही है, ठीक है? वो पूरा प्रोसेस अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेगा, वो 10 के 10 पेजेस प्रिंट कर लेगा, तो दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है? और वो अपना काम करेगा। सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि जो है प्रोसेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, तो प्रिंटर इज़ अ नॉन शेयरेबल डिवाइस, ठीक है? उसको हम शेयर नहीं कर सकते क्योंकि एक वक़्त में एक ही प्रोसेस हैंडल हो रहा होता है। अच्छा जी, सो नोट दैट शेयरेबल रिसोर्सेज़ लाइक रीड ओनली फाइल। अच्छा, जो हमारी फाइल्स होती है ना, कोई भी नॉर्मल हमारी फाइल्स जो होती हैं कंप्यूटर में, दे आर शेयरेबल, ठीक है? एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एक्सेस एंड दिस कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन अ डेडलॉक। तो हमारे पास कुछ रिसोर्सेज ऐसी हैं जैसे कि फाइल्स। अब फाइल्स की एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे दूं कि मिसाल के तौर पे एक मूवी है, ठीक है? और आप जो है उस मूवी को प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है? उस टाइम पे देख रहे होंगे किसी भी मीडिया प्लेयर पे, साथ ही साथ आप उसको कॉपी करके किसी दूसरी जगह पे सेंड भी कर रहे होंगे, ठीक है? ऐसा हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप एक मूवी देख रहे थे, आपका फ्रेंड आया, आपने कहा जी हाँ, उसने कहा मुझे भी ये मूवी चाहिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल तो आपने यूएसबी लगाई और यूएसबी में वो मूवी जो है वो अब सेंड भी हो रही है, कॉपी हो रही है, और यहाँ पे आप मीडिया प्लेयर पे उसको देख भी सकते हैं। तो अब हो रहा क्या है कि जो आपकी विंडोज़ का या ओएस का जो कॉपीइंग का जो प्रोसेस है, वो भी उसी एग्ज़ैक्टली फ़ाइल को यूज़ कर रहा है, और जो आपका मीडिया प्लेयर है,
वो भी एग्जैक्टली उसी फाइल को उसी वक्त में यूज कर रहा है। मीन्स के दो मुख्तलिफ प्रोसेसेस एक ही वक्त में उस एक ही रिसोर्स को दो मुख्तलिफ तरीकों से यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये जरा समझने की बात है। ठीक है, दो प्रोसेसेस एक ही वक्त में एक रिसोर्स को दो मुख्तलिफ तरीकों से यूज कर रहा है। एक उसको मीडिया प्लेयर पे प्ले कर रहा है और दूसरा उसको कॉपी कर रहा है, जो भी है। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर रहा है। सो इस तरह की चीज़ों में इस तरह की चीज़ों में जो है हमारा डेडलॉक नहीं बनता। लेकिन आपने ये देख लिया कि ये पहली कंडीशन जो है ये डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट है, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि अपने कंप्यूटर में 2 कीबोर्ड्स लगा लें। ठीक है? मतलब अगर 2 कीबोर्ड लगाएँगे तो ज़ाहिर है वो जो है किसकी सुनेगा। ठीक है? हाँ, अब वो गेमिंग में हम लगाते हैं 2 कीबोर्ड, लेकिन वो फिर ऐसा होता है कि वो ऐप्स जो होती हैं ऐसी होती हैं कि वो एक प्लेयर 1 होता है, एक प्लेयर 2 होता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है? लेकिन बात उसमें भी यही है कि वो 2 अलग-अलग हो जाते हैं ना। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं यहाँ से टाइप करूँ और पावर पॉइंट में भी टाइप हो जाए और ब्राउज़र में भी एट द सेम टाइम टाइप हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें मुश्किल हैं। सो इस कंडीशन को एलिमिनेट करना मुश्किल है। अच्छा, आगे है होल्ड एंड वेट कंडीशन। होल्ड एंड वेट कंडीशन को मैं पहले भी अभी डेडलॉक अवॉइडेंस में ही बता चुका हूँ कि इसको हमने एलिमिनेट करना है। तो वो वही वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा कि इफ द कंप्लीट सेट ऑफ रिसोर्सेज नीडेड बाय अ प्रोसेस इज नॉट करंटली अवेलेबल, देन द प्रोसेस मस्ट वेट until the complete set is available. While the process waits, however, it may not hold any resources. तो हम ये कह रहे हैं कि जब एक प्रोसेस वेट कर रहा हो, ठीक है, तो उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो नॉर्मल वेट करे, वो सिर्फ वेट करे, इंतजार करे, लेकिन वो होल्ड एंड वेट कभी भी ना करे। होल्ड एंड वेट में यही होगा, प्रॉब्लम होगी, कुछ रिसोर्सेज उसने होल्ड की होंगी। ठीक है, अब हो सकता है कि जो रिसोर्सेज उसने होल्ड की हुई हैं वो इसके भी काम की नहीं है, लेकिन कोई नया प्रोसेस आ रहा हो उसको वो रिसोर्सेज चाहिए हो जो इसने होल्ड की हुई हैं। अब उनका काम भी नहीं बन रहा क्योंकि इसने फजूल में होल्ड की हुई। आई होप यू पीपल आर गेटिंग। ठीक है, सो सिचुएशन यही है कि हमने इस कंडीशन को भी अवॉइड करना है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इस कंडीशन को अवॉइड करना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दस द वेट फॉर कंडीशन इज डिनाइड एंड डेडलॉक सिंपली कैन नॉट अकर। अच्छा, तीसरा है हमारा नो प्रियम्पशन कंडीशन। तो अब नो प्रियम्पशन है, इसको एलिमिनेट करना है, मतलब कि हमने प्रियम्पशन करनी है। मतलब कि ओएस ने इनिशियली भी प्रियम्पशन करनी है। ये नहीं है कि ओएस वेट करेगा कि अच्छा डेडलॉक जब बन जाएगा तो उसके बाद फिर मैं आऊंगा और फिर मैं प्रियम्पशन करूंगा, फिर मैं रिकवरी करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ओएस को हम अथॉरिटी दे देते हैं कि अगर तुम्हें शुरू में ही लग रहा हो, ठीक है, एट द स्टार्ट ही तुम्हें फीलिंग आ रही हो कि कोई डेडलॉक की सिचुएशन बनने लग रही है, तो तुम उसी वक्त प्रियम्पशन कर लो। ठीक है, क्योंकि हम याद रखें कि हमने ओएस की अथॉरिटी को छीनना नहीं है। हम चाहते हैं कि ओएस के पास जितनी अथॉरिटी हो उतना अच्छा है, क्योंकि ओएस इंटेलिजेंट है, ओएस समझदार है और उसने ही सिस्टम को लेके चलना है। तो यहाँ पे भी यही है कि जिस तरह यूनिवर्सिटी में टीचर्स के पास होती है पावर, सो दैट हम चाहते हैं कि टीचर्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो, सो दैट क्लास अच्छे तरीके से वो लोग मेंटेन करें। क्योंकि टीचर जो है हम यही कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो समझदार ही होता है। ठीक है और उन्होंने जो है क्लास को अच्छे तरीके से ही चलाना होता है। तो हम जितनी ज़्यादा पावर दे सकते हैं एक टीचर को, एक ओएस को, तो उतना बेहतर है हमारे क्लास के लिए, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए। ठीक है, सो द नॉन प्रियम्पशन कंडीशन कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग प्रियम्पशन। तो आप प्रियम्पशन ऐड कर लें। क्या होता है प्रियम्पशन, क्या होता है, इस पे तो डिटेल से बात हो चुकी है। दैट इज टेकिंग रिसोर्सेज फ्रॉम अ प्रोसेस इफ इट इज वेटिंग फॉर सम अदर रिसोर्सेज विच आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, सो जो है हम प्रियम्पशन कर सकते हैं। आसान अल्फाज में ये यही कह रहा है कि आप प्रियम्पशन कर लें इन केस कि अगर ओएस को लगे कि जो है डेडलॉक बन रहा है। अच्छा, जस्ट इमेजिन करें कि अगर हम किसी भी सूरत में पहली कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाली या सेकंड वे होल्ड एंड वेट वाली और या ये तीसरी नॉन प्रियम्पशन वाली, सपोज किसी भी वजह से हम नहीं रिमूव कर सकते। ठीक है, इमेजिन हो सकता है ये ओएस ने डिटेक्ट ना किया हो इस केस में। हो सकता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन में जैसे मैंने बात की बहुत से रिसोर्सेज को आप शेयरेबल बना ही नहीं सकते। हो सकता है होल्ड एंड वेट में भी कोई मसले आ गए हों। ठीक है, होल्ड एंड वेट में क्या मसले आ सकते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको कि हो सकता है कि एक प्रोसेस ने अपना कंप्लीट सेट ऑफ रिसोर्सेज ना बताया हो, या वो कंप्लीट सेट ऑफ रिसोर्सेज उसने गलत बताया हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक प्रोसेस इनिशियली आता है और वो कहता है कि मुझे जी ये 3 रिसोर्सेज चाहिए होंगी, वो तीनों रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं। ठीक है, ओएस उसको वो तीनों रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देता है। अब ओएस ये समझता है कि अब इसको और कोई रिसोर्स नहीं चाहिए होगी। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने ये 3 की 3 रिसोर्सेज जो इसने मांगी थी मैंने दे दी। अब जब वो प्रोसेस अपना काम कर रहा होता है तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उसको फील होता है कि नहीं जी अब तो मुझे एक और रिसोर्स भी चाहिए। इमेजिन,
ठीक है। तो वो कहता है ओएस को कि जी सिस्टम कॉल करता है और कहता है मुझे अब ये रिसोर्स भी चाहिए। तो अब प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, आपसे इनिशियली पूछा गया था तो आपने कहा था कि मुझे बस सिर्फ ये 3 रिसोर्सेज चाहिए होंगी, लेकिन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग नाउ यू रिक्वायर अनदर रिसोर्स। तो अब ये तो प्रॉब्लम आ गई। तो मीन्स कि हम ये कह रहे हैं कि जो कंप्लीट सेट ऑफ रिसोर्सेज वाली बात है ना, उसमें भी मसले मसाइल आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि हम इस कंडीशन को, होल्ड एंड वेट कंडीशन को जो है रिमूव ना कर सकें किसी भी वजह से। ठीक है, और पहली कंडीशन को देख लिया कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को भी हो सकता है हम रिमूव ना कर सकें। और ये जो है मैंने कहा था कि प्रियम्पशन कर दें, तो हो सकता है ओएस डिटेक्ट ही ना करे कि डेडलॉक बन रहा है। तो हो सकता है कि ये पहली तीनों कंडीशंस किसी भी वजह से फुलफिल ना हो सके। तो फिर हम आते हैं हमारी चौथी और आखिरी कंडीशन पे, एंड दैट इज सर्कुलर वेट, जिसमें सर्कल बन रहा होता है। अब इस कंडीशन को हमने रिमूव करना है और हमने सर्कल बनने से रोकना है। हमने ये करना है कि कोई सर्कल या चेन क्लोज लूप जो है वो ना बने। अब उसके लिए यहाँ पे हम एक रूल लगाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हम तमाम रिसोर्सेज को एक ऑर्डर दे देंगे, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे और या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। ठीक है, अगर हमने ये रूल अप्लाई कर लिया तो वी कैन नेवर हैव अ साइकिल। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं ये क्या क्या रहा है। हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी कंप्यूटर की रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इधर मैंने रफली पुराने ज़माने की रिसोर्सेज दी हैं जस्ट ऐसी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ठीक है, कार्ड रीडर तो चलो अभी भी है, प्रिंटर अभी भी है, लेकिन प्लॉटर की डिवाइस हो गई, टेप ड्राइव्स पहले होती थी, कार्ड पंच। ठीक है, जस्ट फॉर फन इसको मैंने पुरानी ज़माने की जो है रिसोर्सेज लिखी हैं, वरना जो है आप इसको आजकल के ज़माने की कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मॉडर्न रिसोर्सेज जैसे कीबोर्ड, एलसीडी हो गई, और मल्टीमीडिया हो गया, और लाइक डिफरेंट, ठीक है, मोबाइल्स हो गए, जो भी। सो ये जस्ट आपको सिर्फ बता रहे हैं कि ये हमारी रिसोर्सेज हैं और हमने इनको नंबरिंग दे दी। अब इस रूल में होगा ये कि या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे होंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, हम इसको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर से कर लेते हैं। तो उसमें ये हम कर रहे हैं कि अगर तो एक रिसोर्स इसको पढ़ लेते हैं कि नाउ द रूल इज दिस, प्रोसेसेस कैन रिक्वेस्ट रिसोर्सेज व्हेनेवर दे वांट टू, बट ऑल रिक्वेस्ट मस्ट बी मेड इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। ठीक है, हम एक न्यूमेरिकल ऑर्डर से इसमें रिक्वेस्ट पुट कर सकते हैं। अब होगा ये कि अ प्रोसेस में रिक्वेस्ट फर्स्ट प्रिंटर एंड देन अ टेप ड्राइव, द ऑर्डर इज 2 4। मतलब अगर एक प्रोसेस ने कहा है कि मुझे प्रिंटर चाहिए और फिर उसने कहा है कि मुझे टेप ड्राइव चाहिए, तो ये ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो मांग रहा है। उसके पास रिसोर्स नंबर 2 थी और वो रिसोर्स नंबर 4 मांग रहा था। ठीक है, इंक्रीजिंग मांग रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। बट इट मे नॉट रिक्वेस्ट फर्स्ट प्लॉटर एंड देन अ प्रिंटर। मतलब कि उसके पास अगर प्लॉटर है, 3 नंबर रिसोर्स उसके पास है, और अब वो कहता है कि मुझे प्रिंटर चाहिए, तो हम ऐसा नहीं करने देंगे। ठीक है, आप इस बात को समझे कि हमने क्या किया, तमाम रिसोर्सेज को नंबरिंग दे दी। ठीक है, जब नंबरिंग दे दी तो उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक रूल इम्पोज कर दिया। और मिसाल के तौर पे अगर हम इंक्रीजिंग पे जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग रूल हमने कर दिया कि अगर किसी एक प्रोसेस के पास कोई रिसोर्स है, मिसाल के तौर पे उसके पास है रिसोर्स नंबर 3, तो वो फिर रिसोर्स नंबर 5 मांग सकता है, 4 मांग सकता है, 5 मांग सकता है, 6 मांग सकता है, एनीथिंग अबव 3 मांग सकता है, लेकिन वो रिसोर्स नंबर 2 एंड 1 नहीं मांग सकता। ठीक है, ये रूल है, वो रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये हम क्यों कर रहे हैं, आप अब अगली एग्जाम्पल में देखेंगे कि इस तरीके से जो है डेडलॉक अवॉइड हो जाता है, क्योंकि सर्कल ही नहीं बनता। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं, हमारे पास प्रोसेसेस हैं जिनको हमने एबीसी नाम दे दिया और रिसोर्सेज को हमने आरएसटी नाम दे दिया। ठीक है, जो हमारी प्रोसेसेस होते हैं उनको हम इस तरह सर्कल में शो करते होते हैं। ठीक है, ये याद रहे, ये ग्राफ्स बनाना आपको आ जाए। तो प्रोसेसेस जो हैं वो सर्कल में शो किए जाते हैं, और जो रिसोर्सेज होती हैं उनको हम इस तरह स्क्वेरिश बॉक्सेस शो करते हैं, आर एस टी। अब ये आर एस टी को जहन में रखें, हमने कहा था रिसोर्सेज को हमने नंबरिंग देनी है, तो यहाँ पे हमने नंबरिंग तो नहीं दी, लेकिन हमने उसको ऑर्डर बना दिया, क्योंकि आपको पता है आर पहले होता है, फिर एस होता है, फिर टी होता है, सिंपल एबीसी है। ठीक है, सो आर एस टी के अकॉर्डिंगली हमने कर दिया। अब सबसे पहले हो रहा है ये कि ए रिक्वेस्ट करता है आर की, तो क्या ए को आर रिसोर्स मिल जानी चाहिए, ए प्रोसेस को आर रिसोर्स मिल जानी चाहिए, यस मिल जानी चाहिए। और आप एरो की डायरेक्शन देख सकते हैं कि ए की तरफ है, मतलब कि उसको ये रिसोर्स मिल गई है। अच्छा, फिर बी रिक्वेस्ट करता है एस की, तो क्या ये रिसोर्स इसको मिल जानी चाहिए, यस मिल जानी चाहिए, क्योंकि अवेलेबल भी है, कोई इशू नहीं है, तो मिल गई। फिर सी रिक्वेस्ट करता है टी की, ठीक है, ये एक हम सिंपल सी एग्जांपल कर रहे हैं, तो ये जी टी, टी इसको मिल जाता है। अब ए रिक्वेस्ट करता है एस की, जो कंडीशन हमने पीछे लगाई थी इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली, उससे आप सोचें कि क्या अब ए जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है एस की या नहीं।
तो क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात की थी, आर उसके पास है, वो एस मांग रहा है इंक्रीजिंग, तो यस कर सकते हैं। बी, बी रिक्वेस्ट करता है टी की, जिस तरह ए कर सकता था एस की रिक्वेस्ट, ठीक है, तो यस बी भी कर सकता है। अच्छा अब एक चीज देखें इधर कि ये जो एस रिसोर्स है ये ए को मिली नहीं, क्योंकि एस रिसोर्स तो बी के पास है, ठीक है। तो एरो की डायरेक्शन का जरा सा ध्यान रहे कि ए ने रिक्वेस्ट पुट की हुई है, ठीक है, एस की तरफ। अगर तो एरो का जो है ना डायरेक्शन जो है वो रिसोर्स की तरफ है, तो मतलब कि रिक्वेस्ट पुट की गई है, और अगर वो प्रोसेस की तरफ है तो मतलब वो उसने एक्वायर की हुई है, ठीक है। यहाँ पे ए ने आर रिसोर्स एक्वायर की हुई है, होल्ड की हुई है, और वो एस का वेट कर रहा है, एस की उसने रिक्वेस्ट पुट की है। बी के पास एस है और बी ने टी की रिक्वेस्ट पुट की है, सी के पास टी है। अब सी अगर रिक्वेस्ट करे आर की, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर को जहन में लाते हुए सोचें, क्या सी रिक्वेस्ट कर सकता है आर की? तो नहीं कर सकता, क्योंकि हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करना है। सी के पास टी है, वो यू मांग सकता है, वी मांग सकता है, डब्ल्यू एक्स वाई जी, डबल ए डबल बी डबल सी वगैरह मांग सकता है, ठीक है, लेकिन वो आर की रिक्वेस्ट नहीं पुट कर सकता। तो इसको हमने रेड में शो कर दिया कि ये नहीं कर सकता, ठीक है। अगर ये कर लेता, ठीक है, ये नहीं कर सकता, तभी हमने इसको रेड में शो किया। अगर सपोज ये कर लेता तो आप देखें सर्कल बन गया ना। कहीं से भी शुरू करें, मिसाल यहाँ से शुरू करें, ये देखें एरो की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जाते जाएं और ये सर्कल बन गया। यहाँ से शुरू कर लें, कहीं से भी शुरू करेंगे जाहिर है तो सर्कल ही बनेगा, ठीक है। तो ये हम कह रहे हैं कि ये नहीं अलाउ कर रहा। तो आपने देख लिया, हमने एक सिंपल सा मेथड यूज किया, तमाम रिसोर्सेज को नंबरिंग दे दी, और फिर एक रूल इम्पोज कर दिया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको रिसोर्सेज देते गए, तो आपने देख लिया कि डेडलॉक नहीं बना। अच्छा, कोई अगर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर से करना चाहे, तो फिर उस सूरत में ये होगा कि आप मिसाल के तौर पे अगर सी के पास टी है, तो वो यू वी डब्ल्यू नहीं मांग सकेगा, वो एस आर और पीछे फिर जितने भी ठीक है अल्फाबेट्स हैं या जो भी रिसोर्सेज के नंबर हैं उनको मांग सकेगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सिर्फ उल्टा हो जाएगा। लेकिन ये याद रहे कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक ही रूल फॉलो करना है, या इंक्रीजिंग लगाना है या डिक्रीजिंग लगाना है, जो आपको पसंद हो। सो अगर हम ये कर देते तो डेडलॉक बन जाता। अब जो है नहीं बनेगा, बिकॉज वी विल नॉट अलाउ प्रोसेस सी टू रिक्वेस्ट आर एज इट इज रिक्वेस्टिंग हायर नंबर रिसोर्स। इन दिस वे वी हैव प्रिवेंटेड अ साइकिल, वी हैव प्रिवेंटेड अ लूप, ठीक है, अ क्लोज चेन, अ सर्कल, एंड प्रिवेंटेड अ डेडलॉक एज वेल। अच्छा, ये एक अनदर एग्जांपल है, आखिरी एग्जांपल है, हमारी आखिरी स्लाइड है। अच्छा, एक तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जिसमें हमने ये जो भी पीछे बात की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर की, इसके अलावा भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जस्ट टू चेक के डेडलॉक है कि नहीं, ठीक है, जस्ट इट्स जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, जस्ट टू चेक डेडलॉक। इसमें कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर की मैं बात नहीं कर रहा। मतलब आप, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास पेपर में दो मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ऐसा कि जिसमें मैं आपको कहूँगा बस ये ऑर्डर फॉलो करें, ये वैल्यूज फॉलो करें और चेक करें, बताएं कि डेडलॉक है कि नहीं, ठीक है। और दूसरा वो वाला होगा कि जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर वाली हम जो है वो चीजें करेंगे, ठीक है। तो दो मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस होंगे, इसको सिर्फ देख लेते हैं। इट्स जस्ट अ सिंपल एग्जांपल जस्ट टू चेक डेडलॉक। ए रिक्वेस्ट करता है आर की, मिल जाएगा। सी रिक्वेस्ट करता है टी की, मिल जाएगा, ठीक है। ए रिक्वेस्ट करता है एस की, तो मिल भी जाएगा क्योंकि अवेलेबल है। अच्छा, सी रिक्वेस्ट करता है आर की। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि इट्स अ सिंपल एग्जांपल जस्ट टू चेक डेडलॉक। इसमें कोई इंक्रीजिंग वाला या डिक्रीजिंग वाला रूल नहीं इम्पोज करना। तो जब नहीं इम्पोज करना, तो यहाँ पे आप सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आर की, तो ये कर सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसने कर दिया। हाँ, अगर ये हम कह रहे होते कि ये वो वाला क्वेश्चन है कि जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर को देखना है, फिर जाहिर है उसके अकॉर्डिंगली आप देखते कि ये कर सकता है रिक्वेस्ट के नहीं कर सकता, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब सी ने रिक्वेस्ट कर दी आर की, ठीक है, हमने अलाउ किया, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक मिनट, अब ये मुझे बताएं क्या ये डेडलॉक है? ये डेडलॉक नहीं है। क्यों? सर्कल ही नहीं बन रहा। देखें, आप देख सकते हैं सबसे सिंपल तरीका, ये ग्राफिकल, उसमें आप सर्कल को देखें, अगर सर्कल बन रहा है तो डेडलॉक बन रहा है, नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कल नहीं बन रहा। तो अब क्या होगा कि ए रिलीज कर देगा आर को थोड़ी देर में फॉर एग्जांपल, तो ये आर रिलीज हो गया, ठीक है। जब ए रिलीज कर देगा आर को, तो सी को आर मिल जाएगा, ऐसा ही है। फिर ए रिलीज कर देगा एस को, ये एस भी रिलीज हो गया, और जो है आर इसको मिल चुका होगा, ठीक है, सी को। तो नो डेडलॉक। तो इट वाज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल टू चेक डेडलॉक। मैं अगेन इसको कर दूं कि दो किस्म के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। एक एक सिंपल एग्जांपल जिसमें डेडलॉक है कि नहीं आपको ये चेक करना है, उसमें आपको कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर को नहीं देखना। और एक और किस्म का क्वेश्चन ये आ सकता है कि जिसमें पेपर की जो क्वेश्चन की जो बॉडी है, क्वेश्चन का जो पैराग्राफ है, उसमें मैंने स्पेसिफिकली लिखा होगा कि यू हैव टू फॉलो सम ऑर्डर,
यू हैव टू फॉलो वेदर इंक्रीजिंग, वेदर डिक्रीजिंग, या एनी ऑर्डर ऑफ योर चॉइस, ठीक है, बट यू हैव टू फॉलो एन ऑर्डर। तो उसमें आपने ऑर्डर का ध्यान देना है। जब मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा तो आपने अपना सिंपल सिर्फ चेक करना है कि क्या डेडलॉक है कि नहीं, ठीक है। सो होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गई होगी।